भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में मध्य प्रदेश सरकार के लोकप्रिय, कर्मठ तथा पूरे देश में चर्चा का विषय बने अपने कार्यों की वजह से मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी, हमारे साथ माननीय मंत्री आदरणीय गिरीश यादव जी, राज्यसभा की लोकप्रिय सांसद आदरणीय संगीता यादव जी, मुख्यालय प्रभारी आदरणीय गोविंद नारायण शुक्ल जी एमएलसी, प्रदेश के महामंत्री, युवाओं के लिए लगातार संघर्ष करने वाले सदस्य विधान परिषद आदरणीय सुभाष यदुवंश जी, प्रदेश के महामंत्री आदरणीय राम प्रताप चौहान जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय ब्रज बहादुर जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय संतोष सिंह जी, प्रदेश के मंत्री मध्य प्रदेश से चलकर के आए आदरणीय राहुल कोठारी जी, माननीय विधायक आदरणीय रामचंद्र यादव जी, एमएलसी आदरणीय आशीष यादव जी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष आदरणीय विजय बहादुर यादव जी, पूर्व विधायक आदरणीय हरिओम यादव जी, जिला पंचायत अध्यक्ष शाहजहांपुर आदरणीय अजय यादव जी, प्रदेश महामंत्री ओबीसी मोर्चा आदरणीय विनोद यादव जी, आदरणीय रामनिवास यादव जी, आदरणीय जितेंद्र यादव जी, आदरणीय वर्षा यादव जी, जिला पंचायत अध्यक्ष बदायूं, आदरणीय रामचंद्र प्रधान जी, सदस्य विधान परिषद, प्रदेश अध्यक्ष यादव महासभा आदरणीय डॉक्टर राम कैलाश यादव जी, आदरणीय शंकरलाल लोधी जी, आदरणीय श्रीमती शशि जी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख अलीगढ़, विशेष रूप से यहां उपस्थित जिला पंचायत फर्रुखाबाद की अध्यक्ष आदरणीय मोनिका यादव जी, आदरणीय वर्षा यादव जी, आदरणीय शशि सिंह जी, आदरणीय मनीष दीक्षित जी, आदरणीय हिमांशु जी, उपस्थित सभी हमारे मध्य प्रदेश से चलकर के आए हमारे साथ भोपाल के प्रभारी, इस समय ग्वालियर के प्रभारी आदरणीय महेंद्र यादव जी, उपस्थित सभी भाइयों तथा बहनों पत्रकार मित्रों, उत्तर प्रदेश राज्य के 25 करोड़ लोगों की तरफ से मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी का हृदय तल की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मध्य प्रदेश राज्य में आदरणीय मोहन जी ने जब से सत्ता की कमान संभाली है, सभी वर्गों को साथ लेकर के चल रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में बड़ा बदलाव दिख रहा है। उत्तर प्रदेश का यादव समाज, हम जब भी किसी भी जिले में दौरे पर जाते हैं, वो बार बार हमसे आग्रह करते हैं कि मोहन भैया से हमारी भेंट करा दो तनिक, मोहन भैया हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे घर के हैं। तो जब भी अवसर मिलता है मोहन जी को, अभी आजमगढ़ के दौरे पर आए थे, आज लखनऊ में यादव महाकुंभ में उनका आगमन हुआ। हम ऐसे अवसर पर पूरे प्रदेश के यादव समाज के भाई बहनों से कहना चाहते हैं, मोहन यादव जी आपके परिवार के हैं, आप लोग मोहन जी से जुड़िए, भारतीय जनता पार्टी से जुड़िए और हम सब मिलकर के एक बड़े बृहद परिवार का निर्माण करेंगे, जो उत्तर प्रदेश में 80 के 80 कमल खिला करके माननीय मोदी जी को तीसरी बार प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत अधिक समय न लेते हुए पुनः माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश आदरणीय मोहन यादव जी का आप सबकी तरफ से, प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की तरफ से हृदय से स्वागत करता हूं और उनका उत्तर प्रदेश आगमन पर बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त हुई और जिनके संबोधन को सुनने के लिए हम सब लोग एकत्रित हुए हैं और जिनका तरल और सरल व्यवहार हमारे हृदय में स्पंदन पैदा करता रहता है और जो लगातार अपने दौरों से विपक्षियों के सीने में कंपन पैदा कर रहे हैं, ऐसे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी को मैं संबोधन के लिए आमंत्रित करता हूं कि कृपया आए और हमें बताएं कि आप लोगों ने इतनी बड़ी विजय मध्य प्रदेश में कैसे हासिल की और आपका आगमन हमेशा उत्तर प्रदेश होता रहे। माननीय मोहन यादव। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, प्रभु रामचंद्र जी महाराज की,
गोपाल कृष्ण भगवान की। अपना बाबा विश्वनाथ और महाकाल दोनों का विशेष संबंध है, तो हम एक बार हर हर परमात्मा की दया से कई जन्मों के पुण्य के बाद मनुष्य के हाथ में परमात्मा ने ये दो मौके नहीं दिए। एक उसका पैदा होना, वो जहां चाहे पैदा हो सकता है, ऐसा उसके हाथ में नहीं। और दूसरा शरीर कब छोड़ना, ये भी परमात्मा जन्म के समय लिख देता है कि ये इसका समय नियत है। और आने और जाने के क्रम में कई जन्मों के पुण्य हो अगर किसी का, तो उसका हिंदुस्तान में जन्म होता है, ये हमारा सबका सौभाग्य है। और काल के प्रवाह में ऐसी कई सभ्यताएं, कई संस्कृतियां आई और गई, कोई टिक नहीं पाई। लेकिन ये भारत का सौभाग्य है, हमारी सनातन संस्कृति आज तक अक्षुण्ण है, उसको बाल बराबर भी कोई कष्ट नहीं हुआ है। काल के प्रवाह में कई आक्रांता आए, कई गए, और इन आक्रांताओं से निपटने का अलग अलग समय में अलग अलग जो कोई महापुरुष हुए हैं, उनने अपनी बड़ी भूमिका अदा की। और उस बड़ी निभाई भूमिका के आधार पर दुनिया उनको उस नाम से पहचानती। काल के प्रभाव में एक घटनाक्रम अपने इस उत्तर प्रदेश की धरती पे भरत भूमि पर घटा था, और उस घटने वाली घटनाओं को सब जानते हैं अलग अलग प्रकार से। और वो घटना क्या थी हम सबको मालूम है। कोई भविष्यवाणी हुई कि कोई ऐसा बालक आएगा जो कंस की सत्ता को चुनौती देगा, जो सत्ता में बैठ जाता है, राजनीति में बैठ जाता है, राजनीतिक ताकत हासिल कर लेता है। तो ये राजनीति का एक गुणधर्म भी होता है कि उस गुणधर्म के आधार पर व्यक्ति मदहोश हो जाता है। ताकत के भरोसे से सदुपयोग करने के बजाय उसकी दिशा भटकती, और भटकती दिशा हमेशा मदहोश आदमी को अंदर से भयभीत कर देती है। और भयभीत आदमी हमेशा अपनी चुनौतियों को निपटाने के अपने अपने षड्यंत्र लगाता है, अपने अपने प्रकार लगाता है, और उस प्रकार के लिए वो किसी भी स्तर पे चले जाता है। उसको एहसास ही नहीं होता कि वो कर क्या रहा है। उसके करने का इतिहास में उसको किस नाते से जाना जाएगा। हम सब जानते हैं भगवान कृष्ण के जीवन काल को, क्योंकि हम जहां बात कर रहे हैं। आज मैं आया था उत्तर प्रदेश के दौरे पे, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस देवभूमि से हमारा 200-500 साल पहले का संबंध है। हमारे भी फोरफादर यही आजमगढ़ से गए थे, और अपने हिसाब से काल के प्रवाह में हम सब जानते, ययाति के पुत्र यदु से जुड़ने वाले यादव अपने पिता के कष्ट में भी हाथ बढ़ा के उस समय भी मदद करते दिखाई दिए थे, और आज भी कष्टों का निवारण करना भी जानते और अपनी पहचान बनाना भी जानते हैं। मुझे इस बात का सौभाग्य, और आप सबको भी इस बात के लिए बधाई देना चाहूंगा कि जो जहां है, जहां से जैसे चलता है। और भगवान कृष्ण के काल की जो मैंने बात कही है, हम सब जानते कि उस काल में उनको कष्ट हुए तो कहां से हुए थे, उनके रिश्तेदार से हुए थे। उस कहानी को दोहराने की जरूरत नहीं। लेकिन कष्टों की पराकाष्ठा के बाद भी आज भी हम उनको, भगवान कृष्ण को, उनके जीवन को, उनके जीवन के विविध ऐसे पक्षों को आज भी समाज जीवन में लाने की आवश्यकता है, जिससे उनके जीवन में आए हुए कष्टों से समाज सबक सीखे, उससे हिम्मत पाए और अपना मार्ग खोजे। मैं चूंकि यहाँ शिक्षा मंत्री रहा पहले मध्य प्रदेश सरकार में, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, लॉर्ड मेकाले की 1835 की शिक्षा नीति को निकाल फेंकने के लिए कई प्रयास हुए, लेकिन पूर्णतः कोई अगर सफल हुआ तो ये 2020 की शिक्षा नीति में यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने वो पुरानी काल कवलित हमारे राष्ट्राभिमान से विमुख करने वाली, हमको कई मौके पे हमारे अपने उत्कृष्ट उदाहरण भगवान कृष्ण के, भगवान राम के, सनातन संस्कृति के ऐसे उदाहरणों से दूर हटाती थी। हमको अपने आप को कई बार उस शिक्षा नीति से जोड़ के देखें
तो ऐसा लगता था कि हमारी जड़ों से हम काट दिए गए हैं। तो जो अपनी संस्कृति पे गर्व नहीं कर सके, जो अपने अतीत पे गौरव नहीं कर सके, जो अपनी भावनाओं के साथ, स्वाभिमान के साथ दुनिया में बता नहीं सके कि हाँ हम कहाँ के शिक्षित हैं, वो ऐसा गौरवशाली पक्ष को पुनर्स्थापित करने के लिए जब शिक्षा नीति आई तो मुझे इस बात का गर्व है कि सबसे पहले मध्य प्रदेश में हमने वो नई शिक्षा नीति लागू की थी जिसमें भगवान कृष्ण के विविध प्रसंगों को हमने उच्च शिक्षा का भाग बनाया। हमने उस पवित्र गीता के 18 अध्यायों में से कई सारे सुंदर मंत्रों का उदाहरण सहित उसमें डिग्री देने की पात्रता दी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है जब हमारी ये सरकार बनी जिसमें मैं आपके बीच में से खड़ा हूं। मुझे क्योंकि राजनीतिक दल का कार्यकर्ता होने के नाते से बोलना चाहूंगा, जैसे भगवान कृष्ण के जीवन के जितने कष्ट थे, मैंने अभी हाल थोड़ी देर पहले ही कुछ बताया था, लेकिन उनके जीवन से उनसे सीखने की जरूरत है जहां वो कष्टों में हम घबरा जाते हैं। अभी हमको लगता कई धारा एक ही बह रही है, दूसरी धारा का ठिकाना नहीं लग रहा, लेकिन आप बताओ भगवान के माता पिता को देखो, उनका कितना धैर्य होगा जिनके 7-7 बच्चों को जेल में उनके सामने पैदा होते ही मार दिया जाए, तब भी वो धैर्य नहीं खोते हैं और 8वें बच्चे की प्रतीक्षा करते हैं। कोई एक बच्चे को कोई झापट मार दे तो माँ बाप को नींद नहीं आती, लेकिन 7-7 बच्चों को काल के उस कारागृह में अपने सामने पैदा हो और मरे, पैदा हो और मरे, पैदा हो और मरे, और फिर उम्मीद में कि आज नहीं तो कल इस सब का हिसाब चुकता करेंगे। ये हमारी संस्कृति पे आस्था बढ़ाती है। और हमने सबने देखा है कि भगवान कृष्ण का जन्म हुआ और जन्म के बाद से पूरा जीवन क्रम हम उनका अगर देख लें तो पूरे जीवन में इतने दृष्टांत थे, ऐसा लगता कि जीते जी अगर किसी को भगवान कहा गया तो गोपाल कृष्ण को ऐसे ही नहीं कहा गया होगा। प्रत्येक घटना से पूरे समाज ने उनके उदाहरण सामने लिए। जो बच्चा अपने घर में आंख खोल के देखता है, कभी पूतना मारने आती, कभी बकासुर, कभी धेनासुर, एक के बाद बच्चे को ही मारने के लिए जब लगातार आते हैं, लेकिन वो सारे कष्टों से अपने आप निकलते निकलते ध्यान में आता उनको कि मुझे अपने सज्जन शक्ति इकट्ठा करना पड़ेगी। और हमने सबने देखा कि वो गोपाल बाल लीला करते करते जो उनने अपने भगवान ने गोकुल वृंदावन में जो बाल मंडली बनाई, लोग उसको रासलीला कहते हैं, मैं तो कहता हूं एक तरह से बाल सेना खड़ी करी। और बाल सेना का कॉन्फिडेंस लाने के लिए कठिन से कठिन परिस्थिति में भी मुस्कुरा करके, कालिया नाग के ऊपर नाच करके संसार में जो दिखा दिया कि हमारे लिए कठिनाइयां तो आएगी लेकिन इसमें मुस्कुराना सीखना पड़ेगा। और उससे आगे बढ़ करके समाज शक्ति इकट्ठी होती है तो इंद्र से टकराने का भी साहस उत्पन्न होता है। हमने सबने देखा गोवर्धन पर्वत जब उठाया तो सबके सामने दुनिया में उदाहरण बना है। इंद्र जैसी महाशक्ति से टकरा करके भी भगवान कृष्ण ने जो संदेश दिया वो हम सबको सीखने लायक। और कंस को मारने के बाद तो वो पराक्रम तो इतना बड़ा था, उस पराक्रम से बढ़ के कोई क्या घटना होगी। लेकिन ऐसे पराक्रम में भी भगवान कृष्ण ने संदेश दिया कि हमको अपने जिस कारण से जो अन्याय होता है, कठिनाइयां होती, उससे लड़ने की जरूरत, डरने की जरूरत नहीं। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है ऐसे कई प्रसंगों को, उसके बाद भी जो महत्व की बात है कि इतने बड़े कंस को धराशायी करने के बाद भी हमारे समाज ने उस समय कितना अच्छा निर्णय लिया होगा। कभी कल्पना करो कि भगवान अगर उज्जैन नहीं जाते, सांदीपनी आश्रम नहीं जाते, तो उनका ये गीता का अमृत वचन कहां से आता। 18 पुराण, 4 वेद, सारे उपनिषद, 64 कला, 14 विद्या कहां से सीखते। और जो जो चीज सीखा है जीवन में भगवान ने समय आने पे सबका उपयोग करके बताया। सारे घटनाक्रम बात के देख लो, जो जो चीज सीखी है और अपने आप पे भरोसा किया। केवल सरकार भरोसे काम न तब चला न आज चला। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ऐसे कई सारे प्रसंग अपने धार्मिक ग्रंथों में भरे पड़े हैं, वो सब हम पढ़ेंगे अपनी जगह। लेकिन लोकतंत्र में प्रत्येक अध्याय भगवान कृष्ण का हमको जीवन में सच्चाई के लिए संघर्ष करना सिखाता है। जो उनने कहा कि जो मेरे साथ आता है वो धर्म के मार्ग पे चलता है। तो वास्तव में आज के समय में हमने सबने देखा बदलते दौर का समय है, और बदलते दौर के समय में जब अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई, तो स्वाभाविक रूप से हम मथुरा की तरफ क्यों नहीं देखेंगे। मथुरा की तरफ तो देखना ही पड़ेगा।
बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। अरे मथुरा की तरफ जिनको देखने की और ये मथुरा का आनंद दिलाने की जवाबदारी थी, उनने क्या किया वो समाज के सामने। और तो और जो अवरोध बन रहे हैं उनके साथ मित्रता के साथ सरकार चलाने का अनुभव उनका रहा है। कितना दुर्भाग्य की बात है। कभी तो बोल देते भाई हमारी नहीं माने, आप तो साथ में बैठते थे, आप तो कह ही सकते थे कि भैया जो करो करो, कम से कम मथुरा तो मुक्त करो। हम इतना बड़ा ये समाज लेके चलते तो हमारे आराध्य को तो हम नमस्कार कर लें, उनको तो प्रणाम कर ले। भगवान राम के मामले में जो कष्ट हुआ वो तो सबके सामने है, लेकिन अभी भी मौका है, अभी भी तो बोल दो। अभी क्या देर हो गई, अभी भी कोई आ सकता कि नहीं आ सकता है। अगर आएंगे तो अपन मटकी फोड़ने चलेंगे कि नहीं चलेंगे, अगर मौका मिल जाएगा तो। ये जो हमारे बीच के ऐसे कई प्रसंग है, लेकिन आज चूंकि मैं इस बात के लिए उत्तर प्रदेश की धरती में जरूर बोलना चाहूंगा, राजनीतिक दल का कार्यकर्ता होने के नाते, ये जो लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र की विशेषता है कि हमारी क्षमता योग्यता के बलबूते पर एक राजनीतिक दल के नाते से सारे दलों के बीच यही होना चाहिए कि जिसमें योग्यता है, जिसमें क्षमता है, वो किसी भी समाज का हो, उसको मौका मिलना चाहिए। इसीलिए तो क्रांतिकारियों ने देश को आजाद कराने के लिए अपने प्राण का उत्सर्ग किया। चंद्रशेखर आजाद से लेकर भगत सिंह तक सबने अपने प्राणों का बलिदान क्यों किया? क्योंकि देश की स्वतंत्रता चाहिए थी। और देश की स्वतंत्रता और राजसत्ता में फर्क क्या है? राजसत्ता में यही फर्क था कि जो पिताजी के बाद बेटा, बेटे के बाद उसका वंश, केवल वो सत्ता चलाते थे। फिर लोकतंत्र का क्या मतलब है? लोकतंत्र का मतलब ही ये है कि हाँ, हम में योग्यता है, हम आगे बढ़ेंगे, हमारे से बढ़िया किसी की योग्यता तो वो आगे बढ़ेगा। वो किसी जाति समाज का हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। और मुझे इस बात के लिए प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री ने अपने खुद के बलबूते पर भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होकर के दुनिया में सबसे बड़े लोकतंत्र का जीवंत रूप दुनिया के सामने प्रकट करके दिखाया कि हाँ, ये लोकतंत्र एक चाय बेचने वाले परिवार को भी देश के सबसे बड़े पद तक पहुंचाता है। और मुझे इसी बात की प्रसन्नता है, मैं भी खेती किसानी वाला परिवार का एक सामान्य व्यक्ति हूं, जिनके घर में से कभी कोई राजनीति में रहा ही नहीं, ना पिताजी ना भाई, कोई नहीं। लेकिन पार्टी और तो और मुझे इस बात का लोकतंत्र पे और गर्व है। आप तो बड़ी बड़ी आबादी वाले लोग, आपका तो बड़ा क्षेत्र है। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में तो हम 500 भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद 2,80,000 में से भारतीय जनता पार्टी गर्व से मौका देती है और आपका भाई आपके सामने निकल करके आता है। ये हमारी पार्टी की विशेषता है। जो कहती है वो ऐसे खाली नहीं बोलती है। इसलिए मौका पड़ता है तो कभी शिक्षा मंत्री, कभी पर्यटन विकास निगम का अध्यक्ष, कभी उज्जैन विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष, और अब की बार तो जब विधायक दल की बैठक हो रही थी, जैसे आप लोग बैठे, मैं तो आखिरी पंक्ति में ही बैठा था, और मैं जिसके साथ बैठा था 1-1.5 घंटे से वो दोनों विधायक आज तक झगड़ा करते हैं मेरे से कि तुम इतनी देर से बैठे, तुमने बताया नहीं कि तुम मुख्यमंत्री बनने वाले हो। मैंने कहा तुमको कैसे बताऊं, मेरे को ही नहीं मालूम कि मैं क्या बनने वाला हूं। हमारी पार्टी की विशेषता है, ये हमारी पार्टी की विशेषता है कि लोकतंत्र के अंदर सभी लोगों को, जिसके घर का कोई राजनीतिक एक तरह से पहचान न हो, उसके बाद भी उसको मौका देती। ये हमारी पार्टी, इस पार्टी के आधार पर मुझे इस पार्टी की विचारधारा पे गर्व है। और ये केवल अपनी पार्टी चलाने के लिए नहीं, ये समूचे लोकतंत्र के लिए गौरव की बात कि जिसमें योग्यता होगी वैसे सारे के सारे लोग जहां मौका पाते हैं। और ऐसे लोगों के लिए स्वाभाविक रूप से मैं अगर आया हूं तो ये लक्ष्मण की नगरी है, लखनऊ, भगवान राम के अनुज की नगरी लक्ष्मणवती भी इसका नाम है। और माता गोमती के किनारे बसा हुआ ये नगर मुझे इस बात के लिए प्रेरित करता है। मैं पवित्र क्षिप्रा जी के किनारे से आता हूं। मां नर्मदा हमारी जीवन प्रदायिनी है। और हर हर महादेव के जब नारे लगाते तो 5000 साल पुराना सूरसेन यादव का नगर भी याद आता, उज्जैन, जिसके माध्यम से दुनिया हमको एक अलग रूप से देखती है। और मैं उम्मीद करता हूं और आप और हम सब मिलेंगे तो निश्चित रूप से लोकतंत्र में हम अपनी इस लोकतंत्र की भी जय जयकार करेंगे। और जितनी टैलेंटेड लोग हैं ये अपने साथ खड़े करके, क्योंकि ये बात तो सही है कि हम में से अधिकांश लोग ऐसे वंश से तो है नहीं कि उनके पिताजी कोई बड़े मुख्यमंत्री होंगे। मैं समझता हूं कि कमोबेश सभी लोग हमारे जैसे ही होंगे कि नहीं होंगे। तो हर एक को मौका मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। तो आज जहां खड़े हैं, मुझे आज मिला, कल तुमको मिल सकता है। यही तो पार्टी है भाजपा।
इसी भाव से हमको चलने की जरूरत है और मंत्री मुख्यमंत्री जरूरी नहीं, राष्ट्रवादी भाव को लेकर चलते हुए जीवन में प्रत्येक क्षण का उपयोग समाज के कमजोर से कमजोर व्यक्ति के लिए हम कुछ समय दे सके, वो अधिकार संपन्न बनाने वाली कोई पार्टी है, वो एकमात्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के उस सिद्धांत को फॉलो करती है, जिसके भरोसे से सनातन संस्कृति का वो हमारा पवित्र उद्देश्य, जिसको लोक कल्याण की भावना के आधार पर जानते हैं, जिसको अलग अलग प्रकार से जाना जाता है, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जिस भी भाव से देखा जाए, लेकिन वो अंतिम से अंतिम गरीब से गरीब व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाने वाली, ताकत देने वाली पार्टी है और यही लोकतंत्र की आखिरी इच्छा होती है। मेरी अपनी ओर से भाजपा के सभी पदाधिकारियों का, माननीय डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी, आपका विशेष स्नेह और आभार मानता हूं। माननीय गिरीश यादव जी मेरे बहुत प्रिय मित्र हैं। गिरीश जी मुस्कुराते रहते हैं और आनंद लेते रहते हैं। इनके चुनाव का परिदृश्य देखता हूं तो थोड़ा कठिन लगता है, लेकिन आप अपने बलबूते पर, जैसे मैंने कहा कि अपनी क्षमता योग्यता से आप जीतते आते हैं, दोनों के लिए बधाई। हमारे डिप्टी सीएम और मंत्री के लिए मंच पर संगीता जी ने कहा कि जैसे ही मेरी घोषणा हुई तो ये आनंद आना ही चाहिए, तो हमारे लिए तो परमात्मा की दया। संगीता जी ने राज्यसभा में दहाड़ करके अपनी बात कही तो आपने कहा 45 लाख लोगों ने लाइक किया, देखा है, बड़ी बात है एक तरह से। इसी प्रकार से यहाँ मंच पर बैठे सुभाष यादव जी, जब मैं आजमगढ़ आया था तो आजमगढ़ में किसी ने चिमटी फोड़ी तो इनने कहा तुमने चिमटी तो फोड़ी है, हिसाब में पूरा चुकता करूंगा, तो पूरे प्रदेश में हिसाब चुकता करा हमारे सुभाष यादव जी ने। संतोष सिंह जी हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, मैं उनका भी एक तरह से अपने मध्य प्रदेश की धरती से यहाँ आकर के अभिनंदन करता हूँ। हमारे रामचंद्र यादव जी, राहुल कोठारी जी, आशीष यादव जी एमएलसी, माननीय विजय बहादुर जी पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, माननीय हरिओम यादव जी पूर्व विधायक, माननीय मोनिका यादव जी जिला पंचायत फरुखाबाद की बहन जी कहाँ हैं, जोरदार अभिनंदन बहन जी के लिए भी। अजय यादव जी जिला पंचायत के अध्यक्ष शाहजहांपुर कहाँ हैं अजय जी, और रामनिवास यादव जी पूर्व जिला अध्यक्ष, माननीय विनोद यादव जी आपका भी अभिनंदन है। श्री जितेंद्र यादव जी पूर्व एमएलसी, श्री वर्षा यादव जी जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं बदायूं से, माननीय रामचंद्र प्रधान जी एमएलसी कहाँ है रामचंद्र जी, अभी आसपास में कहीं थे। डॉक्टर राम कैलाश यादव जी, राम कैलाश यादव जी, बहुत बहुत अभिनंदन साहब, वाह, आप गोपाल कृष्ण को साथ में ही रख रहे हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। माननीय डॉक्टर शंकरलाल लोधी जी प्रदेश मंत्री भाजपा, माननीय राम प्रताप सिंह चौहान जी प्रदेश महामंत्री भाजपा, श्रीमती शशि जी पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष अलीगढ़ ब्रज प्रदेश, और जिनके नाम नहीं ले पा रहा हूं ऐसे सारे आप सबको प्रणाम करता हूं और आपको निमंत्रण देता हूं। बाबा महाकाल की नगरी में आइए, मध्य प्रदेश में आइए और हम सब मिलकर के भारत माता की सेवा करते करते अपने अपने राजनीतिक दल के नाते से अपने उत्तरदायित्व का पालन भी करेंगे और साथ ही साथ जो हमारे लोक कल्याण का संकल्प है उसको पूरा करेंगे। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। एक बार कैलाश यादव जी और मनोज यादव जी, बलबीर यादव जी ब्लॉक प्रमुख हैं, और राम मिलन यादव जी, शिशिर यादव जी, आप लोग जरा स्वागत करेंगे 1 मिनट के लिए।